सही कहा था भाई मोदी जी ने, आ रहा है विकास, धीरे धीरे विकास आ रहा है। देखो ना, कहीं धरती चीर के निकल रहा है तो कहीं आसमां फाड़ के आ रहा है। विकास तो इतना इतना जोरदार आ रहा है कि लोग धरती के नीचे उतर के उसकी गहराई नाप रहे हैं। देखना तो पड़ेगा कि जैसे भूकंप का एक एपिसेंटर होता है, ठीक उसी तरह इस विकास का उद्गम स्थल क्या है, इसको मोदी ने मंत्र मार के बाहर निकाला है या योगी ने बुलडोजर लगा के खींचा है? यह सच में बारिश का पानी है या जेंजी की गालियां सुन के मोदी ने पूरे शहर को अपने आंसुओं से सिंचा है? पूरे देश से ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, कहीं बाइक गड्ढे में गिर रही है, कहीं ऑटो गड्ढे में गिर रही है। लोग त्राहिमाम कह रहे हैं, कह रहे मोदी जी कुछ तो करो, हमें इस आफत से बचाओ। मोदी लाइक, तुम लोगों ने खुद को बचाने के लिए वोट दी थी या धर्म? वोट आफत से बचने के लिए दी थी या अब्दुल से? मैंने गारंटी दी थी कि तीसरी बार मुझे जिता दो, अब्दुल तुम्हारी भैंस लेकर नहीं जाएगा, अब्दुल तुम्हारा मंगलसूत्र, तुम्हारे सुहाग की निशानी लेकर नहीं जाएगा। हाँ, सुहाग चाहे सलब गड्ढे में गिर के मर जाए, सुहाग तो सुहाग। छोटे छोटे बच्चे गड्ढों में, छोटे छोटे बच्चे नालियों में गिर रहे हैं, लेकिन ये देख के माँ बाप गुस्सा नहीं हो रहे, सरकार से कोई शिकायत नहीं कर रहे, किसको वोट देते इस बात का कोई पछतावा नहीं, बल्कि उल्टे इस बात का पछतावा है कि गड्ढे से भी जिंदा वापिस आ गया। ये कल को फिर से स्कूल में जाएगा, वो स्कूल जहां ए से एप्पल पढ़ाते, ए से अमरूद नहीं। बाबा अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि ए से एप्पल नहीं, ए से अमरूद पढ़ाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, बच्चों को पढ़ाना ही क्यों चाहिए जब लोग बिना पढ़े इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। पूरे देश में लोगों के सिर पे मौत नंगा नाच कर रही है, पता नहीं कहां से आकर किसको अपने आगोश में ले ले। मुझे अब सच में लगने लगा है, यकीन हो गया है कि मोदी भगवान हैं, क्योंकि जीवन मरण उन्हीं के हाथ में। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि भगवान हर जगह जाकर अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई। सेम काम मोदी जी का है, मोदी जी हर जगह जाकर अपने बच्चों को नहीं मार सकते, इसलिए उन्होंने फ्लाईओवर बनाए। रोज कोई ना कोई फ्लाईओवर टूट जाता है, खासकर बारिश में तो पक्का टूटता है। भाई बारिश का तो ऐसा खौफ हो गया है उसको कि अगर कोई फ्लाईओवर के कान में ऐसे ही जाकर झूठ माट भी बोल दे कि बारिश आ गई, वो गिर जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम आगे नेहा बोरा जो कि एक स्टूडेंट लीडर हैं, उनको एक बिना मांगी सलाह देंगे। ये बिना मांगी सलाह है, इसलिए फ्री है। कसम से हमारी जगह प्रशांत किशोर होता तो इसके 500 करोड़ रुपए लेता। नेहा बोरा पे झारखंड में स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले ने सोचा होगा कि बहुत बहुत बहादुरी का काम किया है। इस बहादुरी के लिए उसको इस बार 26 जनवरी पे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र सब एक साथ दिए जाएंगे। खुद इंग्लैंड की महारानी उसे विक्टोरिया क्रॉस देकर सम्मानित करेगी। मार्वल्स के सारे एवेंजर्स उसे अपना लीडर मान लेंगे। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, एंटमैन और अब ये नया इंकमैन। इसको लग रहा होगा कि इसकी आने वाली पुश्तें इसके किस्से सुन सुन के बड़ी होंगी कि देखो जब हमारे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में मेडल ला रहे थे, दुनिया के एक्सपर्ट्स एआई का एडवांस वर्जन बना रहे थे, नासा मिशन आर्टेमिस 2 लॉन्च कर रहा था, गूगल वाले विलो चिप और माइक्रोसॉफ्ट वाले टॉपोलॉजिकल क्वांटम चिप बना रहे थे, उसी टाइम तुम्हारे पूज्य दादाजी युद्ध के मैदान में जान हथेली पे रख के गोलियों की बौछारों के बीच से, लड़ाकू विमानों के नीचे से, बारूदी सुरंगों से बच के एक छोटी सी लड़की पे स्याही फेंक रहे थे। तभी से हमारे खानदान में परंपरा है कि उनकी जयंती के मौके पे पूरा खानदान 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके चुल्लू भर स्याही में डूब मरेगा। खैर, अब बहुत सारे लोग नेहा को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनमें फ्यूचर की लीडर तलाश रहे हैं, और वो बन भी सकती हैं। लोकतंत्र में कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर नेहा को सच में ऐसा करना है तो सबसे पहले उनको इस बात पर स्टडी करनी होगी कि इस देश में बहुत सारे वामपंथी उनके जैसा भाषण दे सकते हैं। वामपंथी लोग अपनी डफली और झोला लेकर हर एक प्रोटेस्ट में चले जाते हैं। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलते हैं। शायद सबसे ज्यादा गरीब, किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी की आवाज उठाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग राजनीति में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? नेहा को यह स्टडी करनी होगी कि क्यों वामपंथी दल
इस देश की राजनीति से लगभग लगभग पूरी तरह खत्म हो गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि किसी के लिए राजनीति में कामयाबी या नाकामयाबी ये कोई पैमाना होना ही नहीं चाहिए। भाई होना चाहिए, क्योंकि वामपंथी खुद को खुलकर राजनीतिक लोग बोलते हैं और वो खुलकर कहते हैं कि देश के हर वर्ग को, यहां तक कि छात्रों को भी राजनीति में आना चाहिए। इसलिए राजनीतिक लोगों का जो पैमाना है वो राजनीतिक सक्सेस और राजनीतिक फेलियर ही होता है। भाई ऐसा थोड़े है कि बीजेपी इस बात पे खुश हो जाए कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी को चली गई, तुम ये भी तो देखो कि अयोध्या का चढ़ावा किस पार्टी को गया है। खैर, वामपंथी लोग राजनीति में क्यों पिछड़ गए, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र करूंगा। वो ये कि जब देश आजाद हुआ तो वामपंथी भारत में मुख्य विपक्षी दल थे। ये संघ जनसंघ ये दूर दूर तक कहीं नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वामियों की राजनीति सिकुड़ती चली गई। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि वामपंथी भारतीय समाज को उस तरह समझ और अपना नहीं पाए जैसे कांग्रेस ने अपनाया। कांग्रेस ने धार्मिक और जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं उनको राजनीति से थोड़ा दूर रखा। हालांकि उसने बड़े बड़े सामाजिक और धार्मिक सुधार किए, लेकिन समाज को कॉन्फिडेंस में लेके, समाज को पुचकार पुचकार के। इसलिए हिंदू हो या मुस्लिम, कांग्रेस दशकों तक दोनों की फेवरेट पार्टी बनी रही। लेकिन वामपंथी राजनीति के बीच में ही धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ, सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। ऐसा करके उन्होंने बेवजह ही समाज के एक बड़े तबके को अपने खिलाफ कर लिया। आज भी ये लोग राजनीतिक मंचों से, यहां तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में सेक्स की स्वतंत्रता, लिंग की स्वतंत्रता, ऐसी बातें करने लगते हैं। वो बातें जिनके लिए भारतीय समाज तो क्या, अभी तक अमेरिका जैसे विकसित देश भी, उनका समाज भी तैयार नहीं हुआ है। वहां भी लोग इन बातों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वामपंथी लोगों का कहना है कि राजनीति में तो हर एक मुद्दे पे बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। समाज एक्सेप्ट करे या ना करे, लोग कितना भी विरोध करे, सही बात तो बोलनी चाहिए। बस ये जो एक जगह आकर सुई अटक जाती है, यहीं से बहुत बड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। एक बड़ी पॉपुलेशन आपके अगेंस्ट हो जाती है, यहां तक कि आपके घर वाले भी। नतीजा, आप अपने कोर इश्यू से भटक जाते हैं, अपना टारगेट मिस कर देते हैं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो अड़ियल पॉलिटिक्स है, ये तानाशाही में तो चल सकती है कि एक पार्टी या एक सरकार ने जो कह दिया, जो सोच लिया, वो लागू होगा ही होगा, जनता जाए भाड़ में। लेकिन लोकतंत्र में ये पॉसिबल नहीं है। लोकतंत्र में तो आपको मेजॉरिटी पॉपुलेशन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो आखिर में वोटों की, सिरों की गिनती होनी है कि आपके साथ कितने लोग हैं। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में हर एक दल, हर एक पॉलिटिशियन को बोल्ड होने से ज्यादा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। जो लोकतांत्रिक नेचर है और जो डिप्लोमेटिक माइंड है, उसका जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूं, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। पता है, एक बार गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम का समाज इसमें गहरा यकीन रखता था। अगर गांधी उस टाइम इसके खिलाफ बोलते तो ये जो आजादी, क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन सब धरा का धरा रह जाता, क्योंकि उस आंदोलन में एक बड़ी भागीदारी ऐसे लोगों की थी। इसलिए गांधी जी ने मौके की नजाकत को समझते हुए उस टाइम मौखिक रूप से बेशक वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन असलियत में उन्होंने खुद को वो जो सो कॉल्ड शूद्र वर्ण होता है उसकी सेवा में झोंक दिया। कांग्रेस के कट्टर विरोधी होते हुए वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारक को कांग्रेस के नजदीक लेकर आए, उनको संविधान सभा में लाए, फिर कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया और फिर उनके जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसने वर्ण व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सोचिए, अगर गांधी जी और बाबा साहेब दोनों अपनी अपनी पे अड़े रहते तो देश में ये जो बहुत कुछ हुआ है, क्या ये हो पाता? ज्यादा दूर नहीं जाते, आज की बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि बीजेपी सरकार में धारा 370 खत्म होने से पहले 377 खत्म हुई थी? यानी आदमी को आदमी के साथ, औरत को औरत के साथ संबंध बनाने की आजादी मिल गई थी। इससे भी आगे जाकर ट्रांसजेंडर्स को इस सरकार ने मान्यता दे दी है। लेकिन क्या इस सरकार के किसी नेता ने कभी मंचों पे खड़े होकर 377 के खिलाफ नारे लगाए थे? क्या कभी ट्रांसजेंडर्स के समर्थन में रैलियां निकाली थी? नहीं निकाली। लेकिन उनके लिए जो करना था वो कर दिया। और ये सब करने के बाद भी ना समाज के भीतर से, ना धार्मिक लोगों के भीतर से कहीं कोई विरोध की आवाज सुनने को मिली। इसलिए नेहा जैसे स्टूडेंट्स लीडर्स को समझना होगा कि हर काम का
एक मौका होता है, एक मंच होता है। हर एक नारा हर मंच के लिए नहीं होता। आपको तय करना होगा कि आपको राजनीतिक वर्कर बनना है या सोशल वर्कर, कोई पार्टी चलानी है या एनजीओ, क्योंकि एनजीओ आप अकेले बंद कमरे से भी आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजनीति एक खुला आसमां है जहां हर तरह के लोगों का, उनकी मान्यताओं और मानसिकता का ख्याल रखना पड़ेगा। समझना होगा कि हर बात हर जगह डिस्कस करने की नहीं होती। भाई हर बात हर जगह बोलने लगे तो आप राजनीति छोड़िए, परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे आप कभी अपने घर में बोल के देख लो कि आज खाने में नमक ज्यादा है, कल से खाना मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी जो बातें हैं इनसे बहुत सारे लोग मत भिन्नता रख सकते हैं, उनकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, वो जो भी है वो वेलकम है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे लगेगा कि मुझे अपनी बात में कुछ सुधार करने की, कुछ जोड़ने की ज़रूरत है तो मैं पक्का जोड़ूंगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।